की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। कल के सेशन में जो रात को सेशन किया उसमें हम लोगों ने क्या बात की कि वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस किस तरीके से प्राइजेक्शन में दिखता है। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने टच किया जहाँ हम लोगों ने निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रेच प्राइस को देखा। अच्छा, स्ट्रेच प्राइस को लेके कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कि प्राइस जब हायर साइड मोमेंटम में इस जगह जाकर धीमा प्राइजेक्शन दिखाने लगे तो उसको स्ट्रेच किस तरीके, देखिए प्राइस को फील किया जाता है सर। एज अ ट्रेडर आपको प्राइस को इमोशनली फील करना होगा, ये समझना होगा कि प्राइस के प्रीवियस डायरेक्शन मोमेंटम और रिसेंट मोमेंटम में कितना बड़ा फ़र्क है। खरीदारी, अगर पिछला खरीदार एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में जब भी उसको डिप मिला तो बड़ी खरीदारी करके प्राइस को बहुत दूर ले गए। अब आप क्या कर रहे हैं, प्राइस को बस ठहराना चाहते हैं। ऐसे समय पर बायर ये चाहता है कि किसी तरीके से उसके साथ और बायर एकजुट हो जाएं जिससे प्राइस हायर साइड मोमेंटम में निकल जाए एक बड़ी रैली के लिए। तो वो चाहते हैं हायर प्राइस पर ही एक बड़े खरीदार मिल जाएं, जो कि बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम संभावना होती है। अब सामने आपके इवेंट है तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस में आपको हायर लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए और प्राइस में और ख़रीदार जुड़ जाएं तो आप हाई ब्रेक करके 23,000 को ब्रेक करके और ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये संभावना कम दिखती है जब तक कि एक रेंज ब्रेक नहीं होता, जो हम लोगों ने कल एक बनाया हुआ था ना इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम देख लीजिए। ये आज का अभी ये एडजस्टमेंट चल रहा है, इस कैंडल का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर ये मोमेंटम और इस मोमेंटम में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई बड़ी खरीदारी आ नहीं रही है। खरीदारों के इंतज़ार में है कि देखिए हम प्राइस को गिरने नहीं दे रहे हैं, उतनी खरीदारी तो कर रहे हैं। अब कोई बड़े खरीदार एक्यूमुलेशन के लिए यहाँ जुड़ जाएं तो प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए, तो इस ट्रिगर के लिए हमको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा जो कि हायर साइड जा रही, इसी प्राइस को स्ट्रेच बोलते हैं, देखिए, ठीक है। अब यही ट्रेंड लाइन जैसे ही अगर हायर साइड ब्रेक हो गया तो हम देखेंगे कि हायर साइड मोमेंटम हो रहा है, और लोअर साइड जैसे ये लेवल गए 21,700 और इन लेवल्स के नीचे अगर प्राइस आ गया तो आप देखेंगे ट्रिगर होकर प्राइस में गिरावट होगी। बस इतना ही कल हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अच्छा, ये तो हो गया एक वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम से हम अपने लेवल्स को तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हमको अपनी पोजीशंस को किस तरीके से प्लान करना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में भी कल हमने देखा था एक वीकली रेंज बन रही है जो प्राइस को डेड कर रही है। अच्छा, प्राइस के डेड होने के स्ट्रक्चर को आप लोग नहीं समझते हैं। प्राइस का डेड होना क्या होता है पहले तो ये समझा जाए। देखिए, जब भी प्राइस में एक ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, ट्रेंड का मतलब क्या है सर, एक खरीदारी हुई होगी और उस खरीदारी के परिणाम से प्राइस एक डायरेक्शनल मोमेंटम कर रहा है कि 100 रुपये के भाव पर बड़े खरीदार जुड़ गए, एक बड़ी डिमांड उठ गई, तो प्राइस अब क्या कर रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन में है। 100 से 110 जाता है, 110 से 107 आता है, फिर 120 जाता है, फिर 117 आता है, फिर 130 आता है। अब इस प्राइस में 100 रुपये पे जितनी खरीदारी हुई, मान लेते हैं 1 लाख ऑर्डर पेंडिंग रह गए, तो 1 लाख ऑर्डर ये और बीच में जो खरीदार और जुड़ते जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट से जहाँ तक प्राइस अपने पूरे पोटेंशियल मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, मान लेते हैं 130 तक। अब 130 के आसपास आकर प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि हर जगह के खरीदार बैठे होंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। लोअर लेवल पे इतनी बड़ी डिमांड थी, तो जैसे ही प्राइस में थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मोमेंटम आता है तो खरीदार जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मतलब जो इस पूरी रेंज को नहीं खरीद पाए, अब वो सोचते हैं 130 का भाव 125 ही मिल जाए, 122 मिल जाए तो खरीद लूँगा। तो प्राइस में जब इम्पैक्ट मोमेंटम हायर साइड खत्म होता है ना, तो ये रिटेल ट्रेडर्स का एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर है कि वो प्राइस को वॉलेटाइल कर देते हैं। ना तो वो अच्छी खरीदारी करेंगे ना अच्छी बिकवाली करेंगे, बस प्राइस में स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक करते रहेंगे। मतलब इस तरीके से हायर हाइस का एक अच्छा फॉर्मेशन चल रहा होगा और अचानक से प्राइस जब अपने टॉप बनाएगा, पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, फिर डायरेक्शन नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसमें स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक तो होंगे, लेकिन स्विंग लो ब्रेक होने के बाद डाउन साइड कोई डायरेक्शन मोमेंटम नहीं, हाई ब्रेक होने के बाद कोई अपसाइड डायरेक्शन मोमेंटम नहीं। ऐसे प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इस वॉलेटिलिटी के कम होने तक कोई भी अच्छे खरीदार उस प्राइस को टच नहीं करते। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम के प्राइस को देखें, वीकली टाइम फ्रेम कल हम लोग इस तरीके से देख रहे थे, बस लास्ट कैंडल को छोड़ दिया जाए जो ये बन रहा है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट प्राइस है, आज कोई मार्केट ओपन है। तो इस प्राइस में अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने यही देखा ना, क्या हुआ, प्राइस का स्ट्रक्चरल मोमेंटम ये है इस तरीके से, ठीक है। ये रेंज को हम लोग छोटा करते जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ बताइए, बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा। एक अच्छी खरीदारी यहाँ से उठी और प्राइस में
33,000 से जब खरीदारी उठी तो पहला हाई लगा 41,700, प्राइस ने लो लगाया 37,600 का, और दूसरा हाई लग गया 43,700। अब यहाँ पर जाकर ये हायर हाइस का फॉर्मेशन खत्म हो गया, एक पीक टॉप लग गया प्राइस में 43,000 के आसपास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, गिरावट होती है तो लोअर लेवल पे जो खरीदार है उनको लगता है खरीदने का मौका मिल रहा है तो वो खरीदारी करते हैं। अब प्राइस हाई ब्रेक कर कोई बहुत बड़ा नया हाई नहीं लगाता है। देखिए प्राइस गया तो ये 46,000 के आसपास हमने हाई लगाए, रिट्रेसमेंट हुआ, दोबारा गए तो इसी 46,000 से फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये वॉलेटिलिटी का बिहेवियर है कि प्राइस में कोई बहुत बड़े लॉन्ग टर्म मोमेंटम नहीं मिलेंगे कि अब 48,000 का इंडेक्स है, 46,000 का इंडेक्स है तो 60,000 हो जाएगा, नहीं। 2-2.5 पॉइंट अप एंड डाउन, ये एक पोटेंशियल मोमेंटम होगा। इस प्राइस में एक बड़ी इंपैक्ट बाइंग या सेलिंग तब आएगी जब ये वॉलिटिलिटी का एंड होगा, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में रिटेल ट्रेडर्स किसी तरीके से हताश हो जाए और इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन करने लगे, खरीदारी करने लगे। इंस्टीट्यूशनल खरीदारी का बस एक तरीका होता है, बाइंग या सेलिंग करते हुए मार्केट में प्रेशर क्रिएट करना। प्रेशर क्रिएट करने का मतलब हुआ कि वो चाहते हैं कि अगर वो एक रेंज को खरीदें 48,000 से 47,000 के जब बीच वो खरीदारी कर रहे हों, तो वो ये नहीं चाहते इस दौरान कभी भी प्राइस 50,000 पहुंचकर हाई लगा दे या इसी दौरान प्राइस गिरकर कभी 44,000 के लो लगा दे। उनकी जब सबसे बड़ी खरीदारी चल रही होगी ना, तो प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करेगा, उनकी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। तो वो चाहते हैं मोमेंटम का डेड हो जाना, मतलब अब या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे या एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे, उनकी तैयारी इसी रेंज से चल रही थी। इस रेंज में रिटेल ट्रेडर सिर्फ अपने पैसे गंवा रहा है और वो यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं, उनका पैसा यहाँ पर लग रहा है सीधे तौर पे, ठीक है। अब इस रेंज का जैसे जैसे ये धीमा हो रहा है, प्राइस पर प्रेशर बढ़ रहा है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम किधर होगा पता नहीं, ठीक है। बस ये पता है कि प्राइस का रेंज छोटा हो गया, मतलब कभी भी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन मिलाकर प्राइस जब भी इस तरीके के डायरेक्शन रेंज में फंस जाए जहां पर प्रीवियस मोमेंटम वॉलेटाइल हो और लास्ट मोमेंटम चॉपी हो जाए, तो समझ लीजिएगा अब एक समय है कि ये तूफान के पहले की शांति कहते हैं इसको, कि अगर ये ब्रेक हो गया तो हायर हाइस के बड़े पोटेंशियल मोमेंटम, अगर लो ब्रेक हो गया तो लोअर लोज के बड़े पोटेंशियल मोमेंटम। प्राइस में अगर गिरावट होनी है तो प्राइस को इस रेंज से नीचे आना होगा, अब ट्रेंड में जाना है तो इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा यही एक बिहेवियर अगर आप देखें तो जिसको आप फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फ्लैग पैटर्न क्या है सर, जैसे यहाँ पर बना, मैं आपको दिखाऊँ, ये एक फ्लैग एंड पोल बोलते हैं कि एक रैली मिल गई और उस रैली की जब प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई तो प्राइस में धीमे धीमे गिरावट की शुरुआत हो गई इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक तरीके से रेंज स्ट्रक्चर है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी जो है वो धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है। अब वो बाद में आकर ये हाई ब्रेक करती है। इतनी बड़ी रैली के एवज में एक छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग हमको एक न्योता देती है कि कभी भी प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच जाए, उसके पास से अगर कोई रिवर्सल दिखे और इस फ्लैग के हाई ब्रेक हो जाएं, ट्रेंड लाइन के हाई ब्रेक हो जाएं, तो हमको एक मोमेंटम की संभावना मिलती है। तो जब आप यहाँ एंट्री करते हैं तो आपके टारगेट भी बड़े होते हैं सर। तो यहाँ पर ये टाइम विद प्राइस का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये फ्लैग एंड पोल का कॉन्सेप्ट नहीं, ये टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट है। ये खरीदारी जब की गई तो बड़े स्तर पर की गई और बिकवाली बहुत छोटी छोटी सी कैंडल्स में आ रही है, जो कि सेलर का बिहेवियर ही नहीं है। सेलर का बिहेवियर क्या है सर, बड़ी इंपैक्ट कैंडल में सेलिंग करना। देखिए सप्लाई कभी छोटी कैंडल से नहीं ट्रिगर होती, भूल जाइए। सप्लाई जब भी, जैसे यहाँ पर एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था तो इसके बाद इतनी आपने गिरावट भी देख ली, ठीक है। यहाँ पर 3 कैंडल्स इस तरीके से गिर गई थी, तो जब दोबारा आप इसको टच करने पहुंचे तो फिर दोबारा प्राइस को गिराएगा, फिर जाकर अपने डब्ल्यू में इसके हाई ब्रेक किया। यहाँ पर जब गिरावट की शुरुआत हुई तो देखिए बॉडी साइज कैंडल से शुरुआत हुई तो आपने एक बड़ी गिरावट देख ली। यहाँ पे जब गिरावट की शुरुआत हुई तो आपने देखा बड़ी कैंडल्स देख ली, तो आपने एक बड़ी गिरावट यहाँ भी देख ली। और जब स्ट्रक्चर बिहेवियर इस तरीके का हो, ये छोटी छोटी सी कैंडल से गिरावट, एक कैंडल के बाद प्राइस डोजी बनाने लगे, बहुत देर तक प्राइस में कोई कमजोरी वीकनेस नहीं रहेगी, क्योंकि सेलर का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है। सप्लाई जब भी आएगी पैनिक क्रिएट करते हुए आती है, बाजार को डराते हुए आगे बढ़ता है नीचे की तरफ जब भी बाजार नीचे गिरता है तो। और डिमांड जो है अप ट्रेंड हमेशा काल्मनेस के साथ धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ डायरेक्शन मोमेंटम करता है। मतलब प्राइस चल के तो ऊपर छोटी कैंडल्स में जा सकता है, लेकिन गिरकर छोटी कैंडल्स में नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। अब जैसे इंट्राडे में अभी रिसेंटली अगर हम लोग गौर करें इस प्राइस में, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम प्लान कर रहे हैं कि मंडे को हमको क्या क्या करना होगा, समझिए। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप जाइए और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रक्चर को बस ध्यान दीजिए, तो आपको समझ आएगा कि पिछली इतनी बड़ी बिकवाली के बाद जब हम लोगों ने खरीदारी की शुरुआत की तो खरीदारी का बिहेवियर क्या था। हम लोग लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहे थे, हम लोग जो काम कर रहे थे अपनी आखिरी खरीदारी के प्राइस को बचा रहे थे।
यहाँ पे प्राइस में एक पुल बैक देखने को मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत तेजी से प्राइस को ऊपर उठाया और दोबारा से 48,000 के पास रख दिया। कारण क्योंकि वहीं पर हमारी आखिरी खरीदारी पड़ी, अगर सेलर इसको ब्रेक करने में सक्षम हो गए तो और गिरावट हो जाएगी इस कारण से, और यहीं से हमारी पिछली खरीदारी आई थी। तो एक सपोर्ट एरिया के पास बायर अपने बाइंग प्राइस को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है, मतलब स्विंग लो ब्रेक नहीं होने दे रहा, पिछली बार जहां तक गिरे थे उतनी गिरावट नहीं करने दे रहा है। ये एक अच्छे बायर का साइन है, लेकिन कब, जब हम इम्पैक्ट हाई ब्रेक कर दें, मतलब जो सबसे बड़ा स्विंग हाई। अगर यहाँ पर हम अपने लो को बचा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी एक समय पर यह भी बनती है कि इतना डिमांड क्रिएट कर दें कि प्राइस ये स्विंग हाई मतलब सेलर के प्राइस को भी काट दे, तब हम अच्छे खरीदार कहे जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया बन गया। क्यों? यहीं से सप्लायर बार बार यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने 3 बार कोशिश किया, हम लोगों ने तीनों बार प्राइस को बचाया और क्या करने की कोशिश की, हायर साइड पुश करने की कोशिश की। अभी प्राइस में इस स्विंग हाई के पास से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आया, तो देखिए इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, गैप डाउन। गैप डाउन करते ही हम इस रेंज के पास आकर गैप डाउन में ओपन हुए। यहीं से यही बायर, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो पिछले खरीदार दोबारा से अपनी खरीदारी यहीं पर दमखम दिखाते हुए फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनाया और हायर साइड डायरेक्शनल मोमेंटम किया। बात क्लियर हुआ? अब ये हायर साइड डायरेक्शनल मोमेंटम जब किया, अब यहां से आप अगर गौर करें तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। अच्छा, जब मैं ये बोलूं कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ मतलब भाव में दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाएगी, तो भाव चलाता कौन है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, खरीदार और बिकवाल। एक्यूमुलेटर जो होगा, जो खरीदारी करेगा वो, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो बिकवाली करेगा वो। तो बिहेवियर किसका नहीं बदलेगा, पिछला खरीदार अगर वही दोबारा खरीदारी कर रहा है तो अपने स्ट्रक्चर बिहेवियर में कभी चेंजमेंट नहीं लाएगा, मतलब खरीदारी का तरीका वही रहेगा जो पिछली बार था, अगर वही खरीदार है तो। अगर पिछली बार के ही बिकवाल है तो उनकी बिकवाली का तरीका नहीं बदलेगा, अगर वही बिकवाल है तो। बात क्लियर हो रही? ये हर बार के लिए है। अब समझिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप गौर कीजिए, पिछले सेलर जो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया और प्राइस को गिराने की कोशिश की। फिर बायर अपने हर लो को सेव करते हुए आगे बढ़ रहे थे, सिर्फ इस हाई को ब्रेक करने के लिए, इस इन्वर्टेड हैमर के कैंडल के हाई को ब्रेक करने के लिए। अभी यही इक्वल आपको स्ट्रक्चर इंट्राडे में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया, एक बार गौर से देख लीजिए। फिर से हमने एक स्विंग लो लगाया, हायर साइड गए, इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक नहीं कर पाए, फिर लोअर लेवल पे आने की कोशिश की, लेकिन लास्ट स्विंग लो को सेव किया क्योंकि बायर्स को अपनी खरीदारी का भाव बचाना था। तो 47,100 तक नहीं लाए, उसके पहले हम लोगों ने ऊपर 47,400 पे ही खरीद लिया। इसको हम कहते हैं सपोर्ट की शिफ्टिंग। पिछले खरीदार ही ऊपरी स्तर पे इसलिए खरीदारी करते हैं, अपने आखिरी भाव को, लास्ट बाइंग प्राइस को सेफ रख सके, उससे सेलर को दूर रख सके, कोई पैनिक क्रिएशन ना हो जिसके चक्कर में कोई बड़ी बिकवाली आ जाए। यहाँ पर फिर प्राइस के आने की कोशिश की, फिर हम लोगों ने वही किया, इसी 47,400 के आसपास के पहले ही हम लोगों ने 50 पॉइंट प्राइस को फिर टर्न अराउंड कराया और इस बार हाई ब्रेक करा दिया। ये क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर के पास जो सबसे बड़ी सप्लाई थी उसको हम शिफ्ट करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर दोबारा से आप देखें तो इस इन्वर्टेड हैमर के पास सबसे बड़ी सप्लाई है, गौर कीजिए, इस इन्वर्टेड हैमर के पास सबसे बड़ी सप्लाई है। और इस इन्वर्टेड हैमर के पास हम लोगों ने अपनी पहली खरीदारी कब की, जब प्राइस गैप डाउन किया, तुरंत हम लोगों ने प्राइस को वहाँ पहुँचाने की कोशिश की। अब जब प्राइस वहाँ पहुँचा तो उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर हमको ये देखना होगा कि डायरेक्शन मोमेंटम कैसा, देखिए क्या किया जा रहा है, वही स्ट्रक्चर जो आवरली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जब मैं ये बोलता हूं कि प्राइस में दोहराव की प्रकृति है, तो इस प्रकृति में ये तय नहीं है कि 5 मिनट का खरीदार 5 मिनट पर ही ओवरलैप करेगा, मतलब 5 मिनट की खरीदारी 5 मिनट पर ही वो स्ट्रक्चर देखेगा, नहीं। आवरली टाइम फ्रेम का जो बाइंग का स्ट्रक्चर होगा या सेलिंग का स्ट्रक्चर होगा वो 5 मिनट पर दोहराया जा सकता है, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर दोहराया जा सकता है, या डेली टाइम फ्रेम पर दोहराया जा सकता है। तो टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर बिहेवियर। इसीलिए जब कभी डे क्लोज होता है तो हमारे क्लास के ट्रेडर ये बात सीखते हैं कि हमको सारे टाइम फ्रेम को एनालाइज करके एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है कि आवरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कहाँ मिली है, आवरली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है। क्यों? कल जब आप बाजार में बैठे हैं तो इसी में से कोई ना कोई प्राइस एक्शन 5, 2 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिपीट करेगा और आपके लिए ट्रेड करना बाजार को बहुत आसान हो जाएगा। आप कर देखिए, और जिम्मेदारी से बोलता हूं, परिवर्तन ना दिखे ट्रेडिंग में तो कहिएगा। समझिए क्या हुआ है, बताइए। बिल्कुल इक्वल कॉन्सेप्ट, प्राइस एक बार खरीदारी उठाई, वहां से सेलिंग, उसी इन्वर्टेड हैमर की कैंडल के हाई के पास से सेलिंग आने की कोशिश किया, दोबारा से टच किया, फिर सप्लाई दिया, तो उसी
पिछली बाइंग को सेव करते हुए फिर हम हायर साइड मूव किए और उसी बायर को, सेलर को काटने की कोशिश की। सेलर ने फिर बिकवाली की, हम लोगों ने अपने लास्ट बाइंग प्राइस को सेव करते हुए फिर हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया। सेलर ने फिर बिकवाली की, इस बार हम लोगों ने अपने सपोर्ट एरिया को शिफ्ट किया और ऊपर ले गए। देखिए यहाँ से सपोर्ट एरिया शिफ्ट किया तो यहाँ ले गए, यहाँ पे जब सेव कर लिया तो यहाँ ले गए, यहाँ पर जब सेव कर लिया तो यहाँ ले गए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट की शिफ्टिंग कर रहे हैं। किस कारण से, कि प्राइस एक बार हाई ब्रेक कर दे। अच्छा, और हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है क्लोजिंग के टाइम का प्राइजेक्शन। तो क्लोजिंग के टाइम का प्राइजेक्शन अगर आप देखें तो निफ्टी चढ़कर बंद हुआ है। किस तरीके से ट्रेंड में बंद हुआ? चढ़कर बंद हुआ। इसका मतलब है जब तक प्राइस में 48,700 और ये 48,590, लगभग 48,600, ये 100 पॉइंट की रेंज है। जब तक इस रेंज के अंदर एक रेड बॉडी साइज कैंडल क्लोज ना हो जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वो कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत प्राइस नहीं गिरेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे सपोर्ट एरिया ही है। तो प्राइस एक बॉडी साइज कैंडल क्लोज करने के बाद 3 से 4 कैंडल इसी रेंज के अंदर डोजी फॉर्मेशन की तरह नहीं, जिसमें अपर विक बड़ा दिखे। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा साइन होता है गिरावट का। देखिए जब भी प्राइस गिरेगा तो वहां पर आपको अपर विक के प्राइजेक्शन में बड़े फॉर्मेशन दिखेंगे। यहां से प्राइस को एक डाउनफॉल लेना था तो ये अपर विक दिख रहा है, ये अपर विक दिख रहा है, ये अपर विक दिख रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझा कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से प्राइस को हायर डायरेक्शन मोमेंटम करना था, आप यहाँ पे गौर करें तो लोअर विक, लोअर विक, लोअर विक, हर जगह लोअर विक, तो प्राइस हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्राइस में कोई डाउन ट्रेंड मंडे को आना है बैंक निफ्टी में, तो 48,700 और 48,600 की रेंज में 5 या 10 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, और उसके बाद इस तरीके के फॉर्मेशन देखिएगा जो बायर को काट रहे हो। बायर को काटने का मतलब क्या है? बायर जैसे ही 48,600 से प्राइस 700 की तरफ ले जाए, अब तुरंत बिकवाली कीजिए, 600 के पास क्लोजिंग कराइए। मतलब जितनी खरीदारी हुई आपने तुरंत काट दी। फिर प्राइस इस तरीके की कोशिश करे, अब फिर इस तरीके से। अगर ऐसी ही अपर विक वाली 3 से 4 कैंडल के फॉर्मेशन, देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, लाइव मार्केट में जाकर इसको आप फील करेंगे ना, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना पावरफुल है ये। कभी भी ट्रेंड का गलत आइडेंटिफिकेशन अपर और लोअर विक नहीं देते हैं लोग, इसको गार्बेज बोलते हैं। जहां भी आप सीखेंगे लोग बोलेंगे बॉडी साइज कैंडल नहीं है, डोजी बन गया है, एक रेंज को ट्रेड कर रहा है। उस रेंज को आइडेंटिफाई करके अगर प्राइस के बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करें तो वही रेंज आपको बताती है कि अगला डायरेक्शन मोमेंटम क्या होगा, और मोमेंटम ही बायर पैसा बनाता है सर। तो ये समझ लीजिए, यहां पर जो 3 से 5 8 कैंडल बनेंगी अगर प्राइस डाउन साइड आता है, वैसे कोई संभावना लगती नहीं, क्यों? प्राइस का स्ट्रक्चर बिहेवियर स्ट्रांग है। लेकिन हमको एक पहले से तैयारी करके रखनी होती है कि प्राइस में अगर कोई मोमेंटम हुआ तो उसके लिए हमारे पास ट्रेड प्लान क्या है। तो एक तो पहली बात तो यह है कि प्राइस की क्लोजिंग अच्छी है, क्लोजिंग के बाद हम लोग स्विंग लो को शिफ्ट करते हुए हायर साइड जा रहे हैं। बस इतना ही है कि कोई भी स्विंग हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, 49,000 के ऊपर कोई बड़ी क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिली, बस इतना ही हुआ है। तो 49,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने लगा तो हम लोग हायर साइड मोमेंटम के लिए तो प्राइस को देखेंगे ही देखेंगे, वो तो तय है। लेकिन अगर गिरावट हुई तो 48,700 और 48,600 की रेंज में एक 5 मिनट की बॉडी साइज कैंडल का प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, और उसके बाद ऐसी 3 से 4 कैंडल अगर दिख गई एक साथ बनी हुई जहां पर अपर विक का फॉर्मेशन बड़ा हो रहा है, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस में और गिरावट होगी, डाउनवर्ड्स मोमेंटम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब हम शॉर्ट सेलिंग के लिए सोचेंगे। मंडे को शॉर्ट सेलिंग कब सोचेंगे? जब 48,700 और 48,600 के बीच में एक बॉडी साइज कैंडल, और उसके बाद अपर विक वाले कुछ डोजी कैंडल्स के फॉर्मेशन। हायर साइड मोमेंटम बहुत आसान है, क्योंकि अभी बाजार की क्लोजिंग अच्छी है। तो बाजार की शुरुआत कैसी होगी बताइए? पॉजिटिव स्ट्रक्चर की शुरुआत की संभावना लगती, या तो प्राइस गैप अप से वो पॉजिटिवनेस दिखा दे, या फिर कॉस्ट पे खुल के फिर हायर साइड पहली कैंडल 10 मिनट की हायर साइड बना दे, या फिर पहले आधे घंटे 1 घंटे रुकने के बाद हम लोग हायर हाइस के फॉर्मेशन में ही चलते हुए ऊपर एक बड़ा मोमेंटम दे दें। इसमें से कुछ भी करें, हायर डायरेक्शन मोमेंटम हम लोग 49,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, मतलब ये जो हाई लग गई, ये 49,060-70 के हाई है, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, उस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर 2 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज करने लगेगी आप ट्रेंड में एंटर करेंगे, और वो ट्रेंड आपको हायर हाइस के फॉर्मेशन में एक बड़े टारगेट के लिए आप बैठेंगे, बहुत अच्छा मुनाफा आप बुक करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए, इंट्राडे के लिए हम लोगों ने लगभग चीज़ें को जितना हो सकता था उतना कवर अप कर लिया। डाउनवर्ड्स के लिए भी ऊपर 49,070 का लेवल है, और नीचे हमारे लिए पास जो लेवल है वो 48,600 और 700 के बीच में क्लोजिंग और अपर विक के फॉर्मेशन। इसी तरीके से जब 49,000 ये ब्रेक हो रहा होगा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपर विक के कैंडल्स बने होते हैं कुछ, ठीक है। इनके ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब है कि बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग। इसीलिए मैंने बोला एक कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ही उसके हाई ब्रेक हो तुरंत आप लॉन्ग करने की वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
बहुत अच्छे से हायर डायरेक्शनल मोमेंटम हो सकता है। लोअर साइड तभी मोमेंटम होगा जब प्राइस 48,600 और 700 की रेंज को ब्रेक करेगा। तो और ये रेंज 48,700 से लेकर ये 49,100 तक अगर आप मान लें, ये 400 पॉइंट का रेंज आपके लिए नॉन ट्रेडेबल जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। ऑप्शन बायर्स यहाँ पर कुछ नहीं कमाएंगे, सिर्फ आप प्रॉफिट की जगह अपना घाटा जरूर ले सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पूरे सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, जितना लर्निंग्स हम लोगों ने सीखा, कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताइएगा। आज इवनिंग के सेशन में या कल मॉर्निंग के सेशन में हम लोग हेल्केनासी कैंडल्स को सीखने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग इस तरीके के फॉर्मेशन को देखेंगे कि बॉटम और टॉप जब लगते हैं तो हेल्केनासी कैंडल्स में फॉर्मेशन किस तरीके के होते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से आप हम लोग समझ लेंगे। बहुत लंबे समय से हेल्केनासी पर हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, आप भी काम करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि कितना पावरफुल वो प्राइजेक्शन है जो कैंडल स्टिक पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।